गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 29 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस पर चर्चा करेंगे, जिसमें जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़पेपर से टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें देखेंगे कि यूपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस जो आप लोग देते हैं, उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है और उसके साथ साथ आज का संपादकीय क्या है, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। यह हमारा 236वां एपिसोड होगा, क्लासेज होगा, जो लगातार न्यूज़पेपर एनालिसिस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे संबंधित लाभ लेने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं मात्र 599 के पैकेज के साथ, जो 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ होती है। इसमें आप डेली 1 क्वेश्चंस क्वेश्चंस मेंस आंसर राइटिंग का कर सकते हैं, साथ ही साथ वीकली टेस्ट दे सकते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग का होता है, जो एक सप्ताह में जो आपको न्यूज़ कवर किया जाता है, उससे संबंधित टॉपिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में डिस्कस क्या करेंगे, तो देखिए, पहला टॉपिक है न्यायपालिका पर दबाव डालने का हो रहा है प्रयास। ऐसा कौन किया जा रहा है? लगभग 600 वकीलों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा, जिसमें पूर्व न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश की एक सूची बनाकर मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है, जिसमें बातें की जा रही हैं। तो इसके संदर्भ को देखेंगे, इसके प्रभाव को देखेंगे और ये क्यों ज़रूरी है, इसे समझने की आवश्यकता है और इसे हम सारे आयामों को देखेंगे। दूसरा टॉपिक है मनरेगा की मजदूरी में 4 से 10% की वृद्धि हुई है। तो यह वृद्धि किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है, मनरेगा क्या है, इसके कोर टॉपिक में देखेंगे। क्यों जरूरी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मनरेगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसी में मनरेगा में एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं भारत में मुद्रास्फीति की माप कैसे होती है, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक की चर्चा होती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की चर्चा होती है, जिसे हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, और यहाँ से लगातार प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू आप लोग लगाते होंगे, देखते होंगे, तो वहाँ पर इससे टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको प्रत्येक 1-2 साल में रिपीट होता हुआ दिखता होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के वीडियो एनालिसिस को अच्छे से देखिएगा। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक क्या है मामला, इस संदर्भ को भी देखेंगे। अब है कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-A1 एक भर पर सफलता प्राप्त हुई, वो सफल उड़ान लिया है। तो यह किस प्रकार से हमें सहायता देगा हमारे रक्षा क्षेत्र को, तो इस संदर्भ को देखेंगे। फिर एक द डिलेमा ऑफ द इंडियन लिबरल 1991 के आर्थिक सुधार नरसिम्हा राव और मनमोहन लाए हैं, कांग्रेस नहीं, ऐसा एक टिप्पणीकार, राजनीतिक टिप्पणीकार, लेखक लिखते हैं। तो इस बुक की और की पब्लिसिटी बहुत बेहतर होती है, तो ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आपको पीटी फैक्ट में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है इस किताब के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी बातें इनके द्वारा की जा रही है। 1991 में, आज तक हम लोग पढ़ रहे थे, समझ नहीं रहे थे कि यह कांग्रेस की सरकार में, जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसके बाद जो चीज़ें आगे आई थी, तो उसी में हम लोग नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की चर्चा को देखते हैं, इसकी भूमिका को देखते हैं, तो संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे 2-3 टॉपिक और है, जिसमें फरवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा लक्ष्य 86.5% पर रहा। तो यह लक्ष्य घाटा क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है, इसे भी देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कमल किशोर यूएन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो आपको यहाँ से पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। संपादकीय में आज हम लोग देखने वाले हिंद महासागर की नई चुनौतियां क्या उभर कर आई, खासकर मालदीव के घटना के बाद उभरती हुई आपको हिंद महासागर में परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे ई बुक प्राप्त कर सकते हैं आप, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। आपको बीपीएससी को लेकर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, पीटी के भी आपको टेस्ट हो रहे हैं। फिर मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेज आज से स्टार्ट है। आज वीडियो आप लोगों को 8 PM में अपलोड हो जाएगा और साथ ही साथ इसका कल टेस्ट स्टार्ट हो। इससे संबंधित मैं आप लोगों को पहले भी जानकारी दे रखा है। जिनको कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अभी सितंबर में आपको पीटी होना है, जनवरी में मेंस होना है, जनवरी 2025 में। तो लंबा समय है, तो इस समय का उपयोग कीजिए और बिना बिना देरी किए हुए चीज़ों को
चीज़ों को अंतिम रूप देने का प्रयास करें। इसके लिए आपके लिए सुनहरा मौका देता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बीपीएससी मेंटरशिप प्राप्त करना हो, यूपीएससी मेंटरशिप प्राप्त करना हो तो हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए रहते हैं, इसका यूज़ कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस बार कोड को डायरेक्ट स्कैन करके, जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वहाँ पर डेली एमसीक्यू सीरीज चलाया जाता है 3 टाइम में, सुबह, दोपहर और शाम को। तो जाके एमसीक्यू जरूर दीजिए, जिसमें करंट और कुछ टॉपिक वाइज आपको टेस्ट लिए जाते हैं। बहुत से बच्चे दे रहे हैं, तो सभी बच्चे जाके लीजिए जो भी वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूज पर चर्चा की जाए तो इसके संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? यह प्रश्न आपको कहाँ पूछ सकता है? यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में पूछेगा, जहां पर कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की बात होती है, बनाम न्यायपालिका की बात होती है, संस्था बनाम न्यायपालिका की बात होती है। इस प्रकार के टॉपिक जो है आपको वहां से प्रश्न पूछेंगे। अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस में सेम टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं सिलेबस के अनुसार। और हम बीपीएससी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर आपको 2 में ही पूछेगा, जहां पर पॉलिटी का टॉपिक है वहां से पूछेगा। न्यायपालिका की भूमिका के बारे में पूछेगा, न्यायपालिका के शक्ति के बारे में, इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हुआ क्या है कि राजनीतिक गहमी अभी चल रहा है, गहमागहमी लगातार। ईडी के छापे पड़ रहे, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर ऐसे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, देखिए हरीश साल्वे है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो ध्यान रखिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो वकीलों का संगठन होता है, उस संगठन में के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित, उसके अध्यक्ष जो मनन कुमार मिश्रा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा और एक खास समूह पर निहित स्वार्थ से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अर्थात इनका कहना यह है कि न्यायपालिका न्यायपालिका को अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा रहा है? प्रभावित किया जा रहा है। प्रभावित किया जा रहा है किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष, ऐसा स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, पर यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर दबाव डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है कि पत्र में बिना किसी का नाम लिए एक खास समूह राजनीतिक एजेंडे का बात किया जा रहा है, साधने के लिए तुक्ष तर्क होते हैं। देखते होंगे, जब हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं या न्यायिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तो क्या होता है? इसके लिए आपको जनहित याचिका नाम सुने होंगे, हित याचिका का नाम सुने होंगे। इससे क्या होता है कि न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में या अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता, और यह जब से मूल ढांचा के कॉन्सेप्ट में चीजें बदली हैं, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार बदले हैं, तो न्यायपालिका में लगातार क्या हो रहा है? केसेस की संख्या बढ़ रही है। वो हर छोटी सी छोटी बातों को लेकर लोग क्या कर रहे हैं? न्यायपालिका के दरवाजा को खटखटा दे रहे हैं। इससे लगभग 4.5 करोड़ जो न्यायपालिका में केसेस पेंडिंग पड़ी हुई है विभिन्न मामलों में, वो क्या हो रहा है? वो निष्पादित नहीं हो पा रहा है। तो मुख्य काम क्या है कि हम न्यायपालिका की स्थापना इसलिए किए क्योंकि समय के साथ हमें न्याय प्राप्त हो, यही बात हुई। और अभी 4 करोड़ से अधिक आंकड़े आपको कुछ ही महीने पहले बताए गए थे न्यायपालिका के द्वारा, लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट तक। तो अगर लोअर कोर्ट में केसेस सॉल्व होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी नहीं, तो समस्या कैसे सॉल्व होगा? और जो केसेस पहुंच पा रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनमें पीएलआई अर्थात जनहित याचिका के अति दबाव के कारण क्या हो रहा है? वो केसेस ज्यों का त्यों पड़ा रह रहा, उनके लिए समय नहीं मिल पा रहा। यह समस्या क्या हो रहा है कि हम जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? किसी के राजनीतिक एजेंडे को पूर्ति कर रहे हैं। कोई छोटे छोटे बातों को लेकर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की बात करके डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसी के मामले में एक प्रकार का न्यायिक दबाव न्यायपालिका झेल रही है ना, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावित करती है।
अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है सरकार, खासकर राजनीतिज्ञों की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार के मामलों में। हाल ही में देखने को मिला होगा आप लोगों को, ईडी की लगातार छापे पड़ रहे हैं सभी जगह, तो राजनीतिक राजनीतिक जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उनके अनुयायी क्या बोलते हैं कि न्यायपालिका बिक गई है, न्यायपालिका के लोग बिक गए हैं। आप सोशल मीडिया में जब आपको सर्वे किया जाता है तो बहुत से चौराहे पर खड़े लोग यह बोलेंगे कि न्यायपालिका में बैठे लोग सरकार की है, वर्तमान सरकार की, ऐसी बातें की जाती है ना। पर क्या चंद्रचूड़ जी या इस प्रकार के जो भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, क्या वो किसी व्यक्ति के प्रति इतनी वफादारी कर सकते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, डायरेक्ट मैं बात करूं, पीएम के प्रति इतनी वफादारी हो सकती है? हाँ, किसी के कम और अधिक होने का कारण कुछ और भी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति इनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा हो, कोई व्यक्ति विशेष जो पद पर है वो अपने व्यक्तिगत कारणों से भी प्रभावित, उनके मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर देख सकता है, और भी कई कारक हो सकते हैं। पर पूर्ण कारक तो नहीं माना जा सकता है ना, जिस पर हम पूरी न्यायपालिका को क्या करें, प्रश्न चिन्ह लगा दे उस पर। यह समस्या को समझने, इसके बीच के अंतर को समझना होगा कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए जा रहे बार बार कृत्य से किसी व्यवस्था, संस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है, संस्था पर प्रश्न चिन्ह होता है। अब जैसे ईवीएम की बात आप कर ले, ईवीएम की बात कर ले, ईवीएम का विरोध कौन कर रहे हैं? आज वही लोग कर रहे हैं जो ईवीएम को लेकर कभी आए थे, और वो क्या तर्क दिए थे कि बैलेट पेपर से हम बेहतर चुनाव नहीं कर पाते हैं, या बहुत सी प्रक्रियाओं पर चर्चा की थी। पर आज ईवीएम की चर्चा वो क्यों कर रहे हैं कि इसे हैक किया जा सकता है, जबकि चुनाव आयोग ने कई दफा बोला है कि ओपन चैलेंज दिया है कि आकर आप इसे प्रूव करके दिखाइए। पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या किसी कार्यकर्ता के द्वारा या बड़बोले लोगों के द्वारा यह जाके अभी तक किया नहीं गया। इसका मतलब कि संस्था पर आप बार बार आसानी से प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर सकते हैं, पर उसके समाधान के लिए आप उसके साथ खड़ा नहीं होते। यही समस्या आपको इस न्यायपालिका के मामले में देखने को मिलता है। इससे क्या प्रभावित होगा? इस प्रकार के अगर दबाव पड़ता है तो दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। पहला क्या, जो निर्धारित केस है, पहले की केसेज है, वो हमेशा वैसे ही पेंडिंग चला जाएगा, और भी नए केस दर्ज होते चले जाएंगे, तो केसों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब है संख्या बढ़ेगी तो न्याय प्राप्त करने में देरी होगी, न्याय प्राप्त करने में देरी ऑब्वियसली देरी होगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। न्याय प्राप्त देरी होगी तो हम न्याय संगत जो धारणा विकसित किए हुए वो कमजोर होगा। और यह क्या मूल रूप से क्या होगा, मानवाधिकार को कम करेगा, मानवाधिकार सब हरास होगा, ध्यान रखिएगा, हरास होगा। और उसके बाद हम मानवाधिकार किसकी बात करता है, लोकतंत्र की धारणा की बात करता है, वो कमजोर होगा। तो ऐसे ही सभी जगह आपको डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो नहीं पाएगा, डिक्रीज होगा। तो हम क्या हो सकेंगे, हम बेहतर शासन प्रशासन नहीं ला पाएंगे। बेहतर शासन प्रशासन की हम बात करें तो वो हो नहीं पाएगा। यही समस्या आपको एक सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता होगी। जो चीजें अब इसी को हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो यह अपग्रेड में आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको हमको बढ़ाना होगा, जस्ट अपोजिट सेक्शन में हमको लाना, तभी हम लोकतंत्र की धारणा को विकसित कर पाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बातें? अब आगे हम बात करें। देखिए, मनरेगा की मजदूरी में 4 से 10% की वृद्धि, अर्थात किसी राज्यों में 4% की वृद्धि हुई, किसी में 10% की वृद्धि हुई है। तो मनरेगा क्या है, अभी हम बात करेंगे कोर पॉइंट में। पहले देखते हैं कि चीजें क्या दी जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो गारंटी है मनरेगा 2005 में विकसित हुई की लाई गई थी, उसके 2009 में से चेंज कर दिया गया, मनरेगा नाम दे दिया गया, पहले नरेगा था। अब ध्यान रखिएगा, राज्यों के मेहताने में 4 से 10% की वृद्धि की। अब है एक अधिसूचना जो है जारी की गई है, जिसे चुनाव आयोग के द्वारा अनुशंसित किया गया था, चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन मांगा गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी आचार संहिता है, इसलिए इस प्रकार के कोई भी कृत्य करने से पहले चुनाव आयोग से आपको अनुशंसा लेनी होगी। क्लियर है? इसके तहत अकुशल श्रमिकों की देश में सबसे ज्यादा 374 रुपये प्रतिदिन मजदूरी हरियाणा में दी जा रही है। अब यह हरियाणा है, ध्यान रखिएगा, अकुशल श्रमिकों की बात कर रहा है। 300 अकुशल जिसमें किसी प्रकार का कौशल नहीं है उसकी बात हो रहा है, अकुशल श्रमिक की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी बात सबसे ज्यादा कहाँ वृद्धि हुई है, हरियाणा में। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, जबकि सबसे कम मेहताना उन्हें अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हो रहा है और नागालैंड में मिलेगा।
अरुणाचल प्रदेश की बात की जाएगी, अभी 3 चीज़ों को समझिएगा। इसमें मज़दूरों को 334 रुपये प्रतिदिन की मज़दूरी मिलेगी, क्लियर है? सिक्किम में 3 पंचायतों में आपको 374 रुपये प्रतिदिन की मज़दूरी मिल रही है, सिक्किम के 3 पंचायतों में, ध्यान रखिएगा। लोकसभा लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने पर वजह से चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी के बदलाव की अधिसूचना जारी। तो किस मंत्रालय के द्वारा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मजदूरों में वृद्धि की जा रही, मजदूरों की दर में वृद्धि की जा रही है। यह योजना के तहत 2023 की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करेगी, अर्थात जो मजदूरी अब प्राप्त होगा लोगों को, जैसे बिहार में मनरेगा के तहत कम से कम 228 रुपया देना होगा, उत्तर प्रदेश में 237 रुपया, आपको बंगाल में 250 रुपया, हर स्टेट में अलग अलग रेट के आधार पर दिया जाता है, श्रम उपलब्धता के आधार पर। अब ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार ने 17 रुपये की वृद्धि की, तो पिछला वगत कितना हुआ, पिछला कितना होगा, 17 रुपया घटा दीजिए, 228 में 17 रुपया घटा दीजिए, वो आपको पता हो जाएगा। तो इस आंकड़े से ध्यान रखिएगा, वृद्धि कर 228 रुपये कर दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, बंगाल में मजदूरी 13 रुपये की बढ़ोतरी की गई, मेहताना 250 रुपया था, अब तमिलनाडु में इसी तरह मजदूरी 25 रुपया की वृद्धि की, इसी प्रकार से वृद्धि दर की गई है। ध्यान रखिएगा, अब है गोवा में मजदूरी दर सबसे ज्यादा बढ़ाएगी, कितना रुपया, 34 रुपया। तो गोवा में कितना था पहले, अभी वर्तमान में 356 है, 34 रुपया बढ़ा दिया गया, तो लास्ट कितना हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, 2-3 पीटी फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना है। कथन से पूछ सकता है, मनरेगा मजदूरी दर के वर्तमान मजदूरी दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सबसे ज्यादा मजदूरी 374 रुपया हरियाणा में है, सबसे ज्यादा वृद्धि मजदूरी में वृद्धि गोवा में की गई, यह भी कथन सही है, 34 रुपया की वृद्धि की गई। या जिस प्रकार से किसी स्टेट का पूछ सकता है, ये चीजें बातें की गई है। अभी वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार निशाने पर साधते हुए सभी राज्यों में मजदूरी दर 400 रुपया प्रतिदिन काफी कम है, यह बातें कांग्रेस के महासचिव के द्वारा की गई है। इनके मैनिफेस्टो में ये बातें की गई है इस बार के चुनाव के दौरान, कि आगामी चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, यह सब बातें जो आपको वृद्धि की गई है, यह बातें इनके द्वारा की गई। अलग संदर्भ समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे होते रहे हैं। चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता के दौरान पूर्ववर्ती सरकार भी विभिन्न योजनाओं को जो पहले से चली आ रही है उसके मजदूरी दर में वृद्धि की है, या उसके योजना मद को वृद्धि की है, ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ करता था। अब हम बात करेंगे मनरेगा क्या है। तो ध्यान रखिए, वर्ष 2005 में से शुरू किया गया था विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी के तौर पर। अब यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों के लिए संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति विशेष को ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष न्यूनतम 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी देता है। तो ग्रामीण परिवार इसमें होगा, वयस्क सदस्य होंगे, 100 दिन इसमें होगा, न्यूनतम वेतन यह होगा, अधिकतम और भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, यह न्यूनतम कम से कम होगा, जैसे एमएसपी न्यूनतम अनाज देता है ना, अनाज का मूल्य, वैसे यह भी है। अधिकतम अब राज्य की क्षमता के आधार पर होगा, नहीं तो कम से कम इतना तो देना ही होगा। और किसी प्राइवेट में तो बात करें हम, निजी कार्यों के लिए तो मजदूरों का दाम अभी 300 से ऊपर है, 350 के आसपास है, कहीं 400 है, कहीं 500 भी, इस तरह भी ध्यान रखिएगा। अब मनरेगा के तहत एक कानूनी गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क कार्य हेतु अनुरोध कर सकता है, उसे 15 दिनों के भीतर क्या होगा, कार्य मिलना चाहिए, नहीं तो उसके बाद उसे मुआवजा बेरोजगारी भत्ता देना होगा संबंधित मंत्रालय को। क्लियर है? तो यह महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जिसे हम लोग बोलते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। अब है कि मनरेगा के तहत नई पहलें की गई है, जैसे अमृत सरोवर लाया गया, जल दूत ऐप लाया गया, मनरेगा के लिए लोकपाल लाया गया। तो ये सारे योजनाओं ने मनरेगा को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यह क्यों जरूरी है, जैसा कि हेडलाइन में आप लोगों को मैंने बताया था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इससे होता क्या है, मनरेगा के मजदूरी दर में वृद्धि होने से ध्यान रखिएगा कि क्रय क्षमता वृद्धि होती है। क्रय क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए किसी के मजदूरी वृद्धि में अगर 20 रुपया का भी वृद्धि हो रहा है तो महीने का 600 वृद्धि होगा, तो 600 रुपये प्रत्येक लोगों का वृद्धि होगा महीने में। तो ध्यान रखिए कि
पूरे देश में लगभग 14 करोड़ से अधिक मनरेगा मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं, उससे भी अधिक होंगे। आंकड़े जो सरकारी आंकड़े पहले आए थे उसकी बात हो रही है। तो 14 करोड़ गुने आप कर लीजिए 600 रुपया, केवल बढ़े हुए मूल्य थे, यह खरबों में चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इतना रुपया क्रिएट होता है। तो जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जैसे ही क्रय क्षमता बढ़ती है तो क्या होगा, आपको आपको उत्पाद आपको मांग क्रिएट होगा, मांग मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि, किस प्रकार की मांग में वृद्धि? खाद्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, निवेश तो नहीं हो पाता, पर खाद्य वस्तुओं को यह खरीदते हैं, तो इससे खाद्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होता है। अब ध्यान रखिए किस प्रकार से लाभ देगा या हानि देगा। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बातें की गई है, देखिए गोवा में 10.56% वृद्धि हुई, कर्नाटक में 10.4% की वृद्धि, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई। वित्त वर्ष 24-25 के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मदरी दरों में सिर्फ 3% की सबसे कम बढ़ोतरी की। तो यह पीटी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में 10.29%, तेलंगाना में 10.29%, छत्तीसगढ़ में 9.95%। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट जो 24-25 में मनरेगा के लिए लगभग 86,000 करोड़ रुपया का अलॉट किया गया था, राशि दी गई थी। यह चालू वर्ष 23-24 के मनरेगा संशोधित अनुमान के बराबर है। तो कितना रुपया दिया गया 24 में बजट में, अंतरिम बजट में? ध्यान रखिएगा 8600 करोड़ रुपया। अब है कि इसके अतिरिक्त मौजूदा जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की मजदूरी CPIL उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम कृषि क्षेत्र में बदलाव के आधार वर्ष पर तय किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने क्या बोला था, उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि, उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद बिक्री बढ़े तो उपभोक्ता सूचकांक में वृद्धि होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को लेकर भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि या किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रास्फीति में कैसे माप की जाती है, तो दो तकनीक अपनाए जा रहे हैं भारत में। एक थोक मूल्य सूचकांक जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कहते हैं, और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जिसे कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल लेबर जिसे CPI IW कहते हैं, आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है उसके द्वारा। इसके अतिरिक्त हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की बात करें, तो यह मुद्रास्फीति संकेतक होता है, इन्फ्लेशन इंडिकेटर के तौर पर इसे देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मुद्रास्फीति की बात होती है। जिस प्रकार से मूल्य में वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा, खाद्य वस्तुओं की खरीद में आपको या उसके थोक मूल्य के वस्तुओं में क्या होता है, गिरावट आ जाता है। इसी तरह संदर्भ में चीजें प्रभावित होती है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यकालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्लियर है? अब है कि ध्यान रखिएगा, इसे घरेलू बाजार थोक बिक्री के पहले बिंदु किए जाने वाले फर्स्ट पॉइंट के सभी लेन देन इसमें शामिल किए जाते हैं। इस सूचकांक में सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि यह आम जनता के थोक मूल्य उत्पाद नहीं खरीदता, अर्थात आम जनता कितनी थोक में खरीद रही इसकी जानकारी नहीं होती, मार्केट में कितना थोक वस्तुएं खरीदी जा रही है उसकी गणना करता है, जो इसका डिमेरिट पॉइंट है। अब ध्यान रखिए, वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष 2005 को संशोधित कर 11-12 किया गया। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई दफा पूछा जा चुका है। क्लियर है? यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब है इसके प्रश्न पूछे गए, CPIW की बात की, यह प्रश्न यहाँ से पूछा गया। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैली कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, क्या यह प्रश्न पूछा गया या नहीं किया गया, क्या मैं केवल हवा में बात करता हूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग कोऑपरेट करते ही नहीं हो। कितनी दफा बोला है कि आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है कम से कम कमेंट सेक्शन बॉक्स में तो बोला ही जा सकता है, लिखा ही जा सकता है। इससे और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए और आपके साथ में जो स्टूडेंट है वो उसके लिए लाभदायक। आप लोग कितना सेल्फिश से सोच के देखिएगा। कभी मैं कभी कभी क्षुब्ध हो जाता हूँ इस बात को लेकर कि समस्या कहाँ आ रही है, मेरे समझाने में समस्या आ रही है या आपके समझने में समस्या आ रही है या यह टेक्निक है ही नहीं।
टेक्निक ये है ही नहीं पढ़ाने का। मैं समझ नहीं पा रहा क्यों संख्या नहीं बढ़ पा रही है। कभी-कभी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अंदर से चीज़ें है ना टूट जाता है। अब आप सोच के देखिएगा, जाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन। मैं इस दावे के साथ पढ़ाता हूँ, इस दावे के साथ चीज़ों को कवर करता हूँ। फिर भी आप लोग कोऑपरेट नहीं करते। टेलीग्राम का संख्या देखिए, टेलीग्राम की संख्या मैं कितनी बार बोला आप लोगों को, व्हाट्सएप स्टेटस आप लोग लगाते हो, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक लगा सकते हो, पर युक्ति आईएएस का या हमारी टीम का जो भी काम वर्क हो रहा है उसका लिंक नहीं लगा सकते हो। आपके फेसबुक अकाउंट में शेयर होता है, सभी चीज़ें हम लोग वॉच कर सकते हैं। ऐसा नहीं नहीं मुझे हमारी टीम को नहीं पता होती है। पर जो चीज़ें से आपके आपके लोगों का भला हो सकता है वो आप लोग नहीं करोगे। कोई बात नहीं, खैर चीज़ें देखी जाएगी आगे आने वाले समय में। चलिए आगे हम बात करेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कीजिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की बात करें तो यह खुदरा खरीद की बात करता है। ध्यान रखिएगा, खुदरा वो थोक का होता था। अब ये दृष्टिकोण मूल्य परिवर्तन को मापता है, किस प्रकार से वस्तु के मूल्य में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ, इसके माप करता है। यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं को खुदरा मूल्यों के स्तर के साथ साथ बदलाव को मापता है। यह एक परिभाषित समूह को उपभोक्ता अपनी आय खर्च करता है, उसी के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए सीपीआई 4 प्रकार के होते हैं। एक औद्योगिक श्रमिक की बात होती है के लिए, इंडस्ट्रियल वेलेज के लिए, कृषि मजदूर के लिए बात होती है, ग्रामीण मजदूर रूरल आरएल के लिए होती है सीपीआई, और सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त 3 स्तर की एक साथ ही जारी किया जाता है। ये 4 प्रकार से सीपीआई के मानक तंत्र अपनाए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त जहां पर औद्योगिक श्रम का आएगा, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के क्षेत्र को जोड़ा जाएगा, कृषि मजदूर एग्रीकल्चर के क्षेत्र को जोड़ा जाएगा, रूरल एब्रस ध्यान रखिएगा, लेबर जो होंगे ग्रामीण मजदूर होंगे उसको जोड़ा जाएगा। इस तरीके से आपको जोड़ा जाता है। इसमें देखिए प्रथम 3 जो है, प्रथम 3 1 2 3 जो इस तरीके के हैं, उसको प्रथम 3 को श्रम रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि चौथे प्रकार सीपीआई को सांख्यिकी कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है उनके द्वारा अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सीएसओ द्वारा जारी संकलित किया जाता है। अब प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके टैली कीजिए कि यह जो चारों का आंकड़ा दिया गया, ये 3 का वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको लेबर ब्यूरो के द्वारा, श्रम ब्यूरो के द्वारा, और यह जो है आपको सीपीआई जो संयुक्त यह चौथा नंबर का है वो सीएसओ के द्वारा जारी किया था। और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, ध्यान रखिएगा, इसका आधार वर्ष 2012 है। और लास्ट जो मैंने बताया था डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 11-12 है, इसे भी ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक की जब भी बात होगी तो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक को क्या किया जाता है कि उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना है वास्तव में असंभव है। इसलिए थोक मूल्य के एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति नापी जाती है। इसके पश्चात एक आधार वर्ष तय कर लिया जाता है जिसके सापेक्ष में मुद्रास्फीति कैसे परिवर्तित, अर्थात 2011-12 की हम बात कर ले, इस पर किसी वस्तु का मूल्य कितना था, थोक मूल्य वस्तु, थोक वस्तु में किसी थोक मूल्य पर किसी वस्तु का मूल्य कितना था, तो मान लीजिए 100 रुपया था, 100 रुपया इसका मूल्य था। और 2024 में हम 25 में बात करें इस आंकड़े में, इसके मूल्य में अभी मान लीजिए 210 रुपया हो गया है उस वस्तु का मूल्य, थोक मूल्य रेट में बात कर रहा हूं। तो कितनी की वृद्धि हुई इसको जांच किया जाता है इस मूल्य के आधार पर। क्लियर हो गया। अब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जब भी बात होगी भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार पर महंगाई की गणना की जाती है। तो प्रश्न यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा किस प्रकार की महंगाई की गणना की जाती है, किसका, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है, उसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यह पद्धति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है। तो आपसे प्रश्न यहाँ भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैली कीजिए आप लोग। अब डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति की माप उत्पादक स्तर पर की जाती है, जबकि सीपीआई के तहत उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के परिवर्तन की माप की जाती है।
अब दोनों बास्केट क्या करता है, व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति अर्थात मूल्यों के संकेतक की गति, किस प्रकार की वृद्धि हो रही, किस प्रकार कटौती हो रही, इसकी जांच मापने में सहायता देता है। दोनों सूचकांक अलग अलग होते हैं, जिसमें भोजन, ईंधन, निर्मित वस्तुओं की भारांक वेटेज निर्धारित किया जाता है। हर का अलग अलग वेटेज, कितना उपभोग करेगा तो कितना मूल्य सूचकांक वृद्धि हो सकता है। वहीं WPI सेवा कीमतों में परिवर्तन शामिल नहीं किया जाता है, जबकि CPI में सेवाओं की कीमतों को शामिल किया। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि WPI में सेवाओं की कीमतों को जोड़ा जाता है या नहीं। इस प्रकार से कथन बना के पूछे गए, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टैली कीजिए। अप्रैल 2014 में RBI के मुद्रास्फीति की प्रमुख व्यापक CPI के द्वारा अपनाई गई थी। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें उपलब्ध होगी, इस प्रकार से फैक्ट आपको उपलब्ध जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए कि किस प्रकार के क्या थोक मूल्य सूचकांक से प्रश्न पूछे गए हैं या उपभोक्ता मूल्य से प्रश्न पूछे गए। जो मैंने आप लोग को बताया था नोट्स कैसे बनाए, न्यूज़पेपर का नोट्स कैसे बनाए, उस वीडियो को जरूर बार बार देखिए। जितनी दफा देखिएगा उतना ही क्लियर होगा आपका आंसर नोट बनाने का तरीका। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा याद होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को कवर कर सके। अब हम बात करेंगे इसी में लड़ाकू जो विमान है तेजस M1 पहली सफल उड़ान की है। हल्के जो ध्यान रखिए भारत के रक्षा विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संपूर्ण स्वदेशी 4.5 पीढ़ी की हल्के लड़ाकू विमान तेजस को MK1 श्रृंखला के पहले विमान जिसका LA 5033 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के दौरान हवाई अड्डे सफल परीक्षण किया। यह उड़ान 18 मिनट तक की थी, जिसमें बताया जा रहा है 18 मिनट बिताने में सुरक्षित लैंडिंग किया। तो इस प्रकार से जो टेक्निक है इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, तो एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। इस प्रकार के विमान कैसे लाभ देंगे आप लोगों को। तेजस जो लड़ाकू है, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार लगाया गया, युद्ध और संचार प्रणाली बेहतर क्षमता विकसित किया गया, सुविधाएं होगी। तो यह ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो चीजें दी गई है आपको थोड़ा सा PT फैक्ट इसकी जानकारी रखनी है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब है कि 1991 में जो बातें की जा रही है कि 1991 के आर्थिक सुधार नरसिम्हा राव और मनमोहन लाए, कांग्रेस नहीं। जो गुरुचरण दास है, लेखक है, टिप्पणीकार है, उनका यह कहना है अपनी बुक द डिलेमा ऑफ एन इंडियन लिबरल के बारे में। उस बुक लॉन्चिंग में यह बातें की जा रही, उस बुक में कही गई थी। तो ध्यान रखिएगा, हम चुपके चुपके सुधार कर रहे थे। इसका कारण यह था कि नरसिम्हा राव थे, वो मनमोहन सिंह और उनके आसपास के लोगों के अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को भी इसके प्रति आश्वस्त नहीं किया था। यह कांग्रेसी पार्टी नहीं थी जिसमें सुधार किए। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा एलिगेशन इनके द्वारा इस बुक के माध्यम से लगाया जाता है। जो दम भरा करती थी कभी कांग्रेस की, जो उदारीकरण लाया गया है, LPG जो लाया गया है, तो वो क्या किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण और आपको वैश्वीकरण की जो बात की जाती है, उसमें जो दम भरा जाता था कांग्रेस को, उसके प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह बुक से संबंधित आपको प्रश्न PT फैक्ट में जरूर पूछा जा सकता है, इसे जरूर आइडिया रखिएगा। और LPG क्या था, LPG हम ध्यान रखिए 1991 से पहले क्या होते थे, लाइसेंस युक्त हम लोग बाजार डेवलप किए हुए थे कि भारत में इन्वेस्ट करना है तो लाइसेंस लेना होगा किसी भी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, 91 से पहले स्थिति यह हुई कि जब अस्थिर राजनीतिक सरकारें बनी, कुछ समय के लिए लगातार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और हटे, उनके बीच में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। 15 दिन का हमारे पास रिजर्व बचा हुआ था, जिसमें IMF का आप लोगों को मैंने बताया था, IMF का एक पैकेज बेल्ट होता है, जिसके माध्यम से वो किसी देश को क्या कहता है कि हम कर्ज देंगे। ये शर्त भी बोलिएगा इस IMF का शर्त। तो उसमें कुछ बातें लिखी रहती है जिसके आधार को आपको मानना होता है, जिसमें शर्त यह होता है कि आपके देश में LPG लाना होगा, लाइसेंस जो है लाइसेंस युक्त करना होगा, अर्थात उसे मुक्त कर देना होगा, लाइसेंस मुक्त कर देना होगा। आप कुछ आपके जो कोर सेक्टर है,
कोर सेक्टर कहने का मतलब जैसे परमाणु हुआ, वो कोर सेक्टर, औद्योगिक कोर सेक्टर मत समझिएगा। जैसे कोर सेक्टर जो देश के राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी बात को, उसको छोड़कर बाकी सभी को आपको क्या करना होगा, लाइसेंस मुक्त करना हो, ताकि बाहरी निवेशक आपके यहाँ इन्वेस्ट कर सके और उनको एक खुला बाजार मिल सके। तो यही शर्त को माना गया था इसमें 1991 के दौर में। घटनाक्रम और भी बड़ी थी, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बस लाइसेंस मुक्त किया गया था जिसके आधार पर निवेश बढ़ाया जा सके, इन्वेस्ट बढ़ाया जा सके, लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्रोडक्ट, भारतीय क्षेत्र में जो इन्वेस्टर आएंगे उसके लिए खुला मंच प्राप्त हो। किसी प्रकार से सरकार दो नीतियां ना अपनाए, एक जो भारत के इन्वेस्टर होंगे उसके लिए अलग नीति, और बाहरी इन्वेस्टर आएंगे उसके लिए अलग नीति, अलग अलग नीति लागू ना हो, इसी के लिए आपको लाइसेंस मुक्त किया जाता है। तो इसको लेकर चर्चा पर चर्चा हुई है, तो आगे बात कीजिएगा, चीजें बताई गई है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इन सब चीजें बता रहा, पहले के वीडियो में बताया गया। आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, युक्ति आईएएस के प्ले लिस्ट में, यूट्यूब पर युक्ति आईएएस है उसके यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट होगा, उस लिस्ट में जाकर आप वीडियो देखिएगा। वीडियो में या तो फिर जाके उसमें प्ले लिस्ट में जाके दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पहले नाम से आया था, 2023 नाम होगा, उसको सर्च कीजिएगा। हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस 2024 सर्च कीजिएगा, आपको दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सारे वीडियो को जरूर खाली समय में देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। चलिए अगले टॉपिक पर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे यह इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर का जो कोर देश है भारत है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे देख रहे हैं मालदीव है ना, सेशल्स है, उसके मेडागास्कर है, ये सब देश देख रहे होंगे। इधर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब देश देख रहे होंगे। ये मलक्का स्ट्रीट है, आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को अदन की खाड़ी से जाता हुआ रेड सी होते हुए सुएज नहर इधर है। उसके बाद पर्सियन गल्फ है, ये सब आप देख रहे होंगे। अब ध्यान रखिएगा, 2-3 कारण से ये क्यों चर्चा में हमेशा रहता है, ये इस क्षेत्र में भारतीय प्रभुसत्ता क्यों स्थापित होनी चाहिए, इसकी चर्चा जब भी होगी तो ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रीट से होते हुए जो आपको व्यापार होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस कारण भारत को इंडियन ओशन पर अपनी भूमिका बनाए रखनी होगी, एक कारण। दूसरा कारण, इस क्षेत्र में कुछ कुछ देश है जो चीनी प्रभुत्व में काम करते हैं। श्रीलंका का एक क्षेत्र है, आप वन बेल्ट वन इनिशिएटिव प्रोग्राम आप चीन का सुनते होंगे, जिसमें पाकिस्तान है, सीपेक यहाँ से पाकिस्तान लेकर आ रहा है। तो चीनी प्रभुत्व इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं। मोतियों का माला जो भारत को घेरने का प्रयास किया जाता है, आप लोग सुनते होंगे मोतियों का माला, है ना, मोतियों का माला बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, आपको फिर पाकिस्तान का। इस तरीके से भारत को घेरने का जो चीन का प्रयास है, वो हिंद महासागर में भारत की प्रतिबद्धता को और भी बेहतर करने का प्रयास देता है, क्षेत्र देता है। हाल ही में जो हिंद महासागर में जो विवाद उत्पन्न हुआ था कि जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं, भारतीय जो भू क्षेत्र में लक्षद्वीप आपको यहाँ पर है, जब जाते हैं और वहाँ पे एक फोटो वायरल होती है और उनके द्वारा आह्वान किया जाता है कि भारत में डेस्टिनेशन जो लोग करते हैं, विदेश जाते हैं, भारत में भी आके लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े बड़े सी पोर्ट को है ना फेल कर देते हैं, से जो बीच जो होता है समुद्री किनारा, उसको बेहतर अनुभव देते हैं। यह प्रधानमंत्री का केवल यह मकसद था कि भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, पर मालदीव ने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया भारत का, और मालदीव के कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ नेतागण और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने टीका टिप्पणी शुरू कर दिया। इसके पीछे वर्तमान कारक एक तत्कालिक कारक जरूर था, पर यह पहले से चली आ रही राजनीतिक द्वंद्व का रूप था। जो वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मद म्यूज, ध्यान रखिएगा, इनका एक राजनीतिक एजेंडा पहले से ही था। इन्होंने इलेक्शन जीता ही था इस मकसद से कि भारत का विरोध कर, ध्यान रखिएगा, चीनी प्रभुत्व इसमें बढ़ा था इस दौरान।
इसको लेकर मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपनी जनता की ओर से भारत की माफी मांगी कि जो घटनाक्रम घटा है, कि जो भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में टीका टिप्पणी की गई उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति ने माफी मांगी। पर वर्तमान जो राष्ट्रपति है, कूटनीतिक शिष्टाचार के प्रतिकूल व्यवहार, भारत के संयम प्रतिक्रिया का सराहा भी है। वो सराहा जो भारत के पूर्व मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति उनके द्वारा, जो म्यूजिक के द्वारा वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, भारत कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य अपना दिखाया, इसके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति है आपको मालदीव के, उन्होंने इसके कदम को सराहा है। नशीद ने कहा कि जब मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य कर्मियों को देश छोड़ने के लिए कहा तो भारत ने किसी प्रकार का कोई दबंगई नहीं दिखाया। अगर मान लीजिए इसके जगह पर कोई और देश होता, चीन होता, अमेरिका होता, कोई यूरोपियन कंट्री होता, उस क्षेत्र में अगर ऐसा होता तो क्या वो इस प्रकार से शांत स्वभाव से निकल जाता? अब मामले पर संवाद की राह अपनाई। भारत हमेशा इसी प्रकार के कूटनीतिक परिचय देता है कि दोस्त अगर दुश्मन बनते हैं तो उसको कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में चीजों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। पर मौजूदा सरकार चुनाव प्रचार अभियान में भारत विरोधी केंद्रित था। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने पहले विदेश दौरे तुर्की किए, जबकि उससे पूर्ववर्ती पहले विदेशी दौरे भारत का हुआ करता था। जैसे ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को लेकर क्यों ऐसा हो रहा है, यह चीनी प्रभाव में आकर छोटे छोटे देश जो जाल ट्रैप में फंस रहे हैं, चीनी दबाव में फंस रहे हैं, वो इस प्रकार के उद्दंडता कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पर भारत इसको कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही देख रहा है। अब ध्यान रखिए, दिसंबर में आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन तो मालदीव अनुपस्थित रहा था। अब मौजूदा जो सरकार है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का अनुबंध को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। हाइड्रोग्राफिक सर्वे मालदीव में कराए जा रहे थे, जिसके आधार पर वहां पर बेहतर हम क्रिया गतिविधि कर सके। तो इसके लिए ध्यान रखिए, कोलंबो सुरक्षा होता है, CSC जिसे हम लोग बोलते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ध्यान रखिएगा, यह 2011 में डेवलप किया गया है। अब है कि इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के सिक्योरिटी ग्रुपिंग का मेंबर्स कौन है? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और जो मेडागास्कर है वो है। ऑफिसर इसके कौन है? बांग्लादेश और सेशल्स, इसका ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वर है। तो यह इन राष्ट्रों के द्वारा हिंद महासागर में आपको यह कॉन्क्लेव कराया जाता है। इसमें यह सम्मेलन में मालदीव आता नहीं है और अपनी अपनी बातें रख देता है। अब है कि पिछले साल अंत में 9 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के बाद तल्खियां और भी बढ़ गई। प्रधानमंत्री पर कुछ टिप्पणियां, अपमानजनक टिप्पणियां हो गई। इंटरनेट मीडिया इसका व्यापक आक्रोश हुआ। तो मौजूदा सरकार ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दिया कि हम भले ही छोटे देश है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हमें धमकाया जाएगा। यह बिल्कुल भी अपने राष्ट्रीय हित में बातें सही कही गई है। भारत के सामने भी यह बातें होगी कि चीन या अमेरिका इस प्रकार के दबाव डालेगा तो हम भी यही बात बोलते हैं, अपने राष्ट्रीय हित में कहना सही है, पर उसके परिप्रेक्ष्य को भी तो देखना है ना। किस राष्ट्र के प्रति आप बोल रहे हैं? राष्ट्र के प्रति बोल रहे हैं, राष्ट्र के प्रति बोल रहे हैं, भारत के प्रति बोल रहे हैं, जो भारत आपके हमेशा विपत्तियों में साथ रहा है। कभी भी उन्हें दबंगई की स्थिति दब रही, जैसे चीन दबाता है, जैसे अमेरिका अपने आस पड़ोस के देशों में नाटो के संदर्भ में देखता है। क्या ऐसा कभी स्वभाव भारत ने किसी भी पड़ोसी देश के साथ किया है? अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें, अब इसका एग्जाम्पल यही समझ सकते हैं, पाकिस्तान की उद्दंडता के कारण बांग्लादेश अलग हुआ, वही मुस्लिम कंट्री से अलग हुआ एक अलग मुस्लिम कंट्री, उसके साथ हमारे बेहतर रिश्ते हैं, पर एक पाकिस्तान उद्दंड पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर रिश्ते नहीं है। अगर हम मुस्लिम विरोधी रहते, मुस्लिम विरोधी सोच रखते हैं, तो क्या हम बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध रखते हैं? या बड़े राष्ट्र के तौर पर हम उद्दंडता रखते हैं या उस प्रकार के भाव रखते हैं? तो क्या जब हम 75,000 से अधिक सैनिकों को जब हथियार डलाए हुए थे तो पूरा बांग्लादेश को अपने क्षेत्र में नहीं लेते? जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अपने क्षेत्र सीमा में शामिल नहीं कर लेते? आप सोच के देखिएगा, अगर उस देश पर ऐसे विलंब लगाए जा रहे हैं तो मानसिक संतुलन की आवश्यकता होगी। मानसिक संतुलन, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मानसिक संतुलन, देखिए नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। मानसिक संतुलन कहने का अर्थ है कि आपको यह तनिक भी एहसास नहीं है कि आपके कृत्य से आपके देश की अर्थव्यवस्था, आपके देश की आने वाले भविष्य किस प्रकार से असुरक्षित हो सकते हैं। भारत आपके पड़ोसी मुल्क में है जो जीते हुए देशों पर, जीते हुए क्षेत्रों पर भी लोकतांत्रिक संदर्भ देखता है।
है ना। वहीं आपको चीन की बात हम करते हैं। तिब्बत का इतिहास कभी हम लोग पढ़ा करते थे, तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर हुआ करता था, ठीक है ना। भारत की सीमा तिब्बत से मिला करती थी, पर जैसे ही चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमाया, उसकी पूरी संस्था को बर्बाद कर दिया। उसने तिब्बत के लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि पूरे विश्व में वो एक आपको प्रवास के तौर पर जी रहे हैं। खुद दलाई लामा भारत के आपको धर्मशाला में अपना अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो आप सोच के देखिए, हांगकांग की बात की जाती है, हांगकांग में बात की जाती है किस प्रकार से वो, फिर नौ नौ डैश लाइन का कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो चीन किस तरह का प्रभावित, आप उससे प्रभावित हैं। तो आने वाले समय में अगर भारत किसी प्रकार से रणनीति में, अपनी विदेश नीति में, अपने पड़ोस नीति में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करेगा, तो इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? आप होगे या आपकी जनता होगी? स्वयं देखिएगा। तो इसका भुगतान किसको होगा? जनता को होगा। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। वहीं बात की जाएगी कि चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत मौजूद सरकार इसे मालदीव के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय अवसंरचना परियोजना बताया। अब इस सरकार के द्वारा देखिए, आपको आंशिक रूप से यह पता हो सकता है, लाभ हो सकता है कि आपके क्षेत्र देश में विकास किया जा सके, पर आपने इसका केस स्टडी किया? केस स्टडी किया? यह श्रीलंका इसका एग्जाम्पल है, श्रीलंका इसका एग्जाम्पल है। पहले इसने कोलंबो में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, या हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, सिर्फ पाकिस्तान को भी केस स्टडी ले सकते हैं, है ना। उसमें क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट तो चीन ने बहुत बेहतर तरीके से किया, पर वो आज उस क्षेत्र में उसके लोग किसी दूसरे देश के भूभाग पर किसी दूसरे देश की पूरी संस्था वहां काम कर रही है, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए यह क्षेत्र किसी देश का है, किसी देश का है, और इसके बीच से एक रोड निकाला गया है, ठीक है ना। और इस पर जो क्षेत्राधिकार है किसका है? वो किसी दूसरे देश का है। जैसे चीन का बात हम कर ले, या पाकिस्तान इस पर क्षेत्राधिकार नहीं दे सकता। इसके टोल टैक्स कौन लेंगे? चीन लेगा। इसका लाभ इसे पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। हाँ, इस पर आप आ जा सकते हो, पर उसके लिए टैक्स किसको पे करना होगा? चीन की संस्था को करना होगा। आप सोच के देखिए, नए कोलोजियनवाद को जन्म देता है, नए उपनिवेशवाद को जन्म दे रहा है। इसी प्रकार से मालदीव को अगर यह लगता है, मालदीव यहाँ है, मालदीव को यह लगता है कि यह परियोजना बहुत बेहतर है, तो धीरे धीरे भ्रम जाल सभी लोगों का टूट रहा है। जैसे श्रीलंका का टूटा, जैसे पाकिस्तान का टूट रहा है, धीरे धीरे वहाँ की आवाम, जो वहाँ की जनता विरोध कर रही है इसका। तो ध्यान रखिए, आने वाले समय में बहुत सी कुछ हैरान करने वाली बात होगी सामरिक साझेदारी मोर्चे पर। जो वर्तमान सरकार जो मालदीव की है, वो पारदर्शी और लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत से तो समस्या थी, लेकिन तानाशाही शासन वाले साम्यवादी चीन के साथ नहीं है शायद। अब ध्यान रखिएगा, केस स्टडी जरूरी है पढ़ने के लिए। अब इसे समझने का प्रयास, वहीं पर एस जयशंकर बोलते हैं इस मामले में कि कई बार देशों के बीच कुछ गलतफहमियां हो जाती है, पैदा हो जाती है। जयशंकर कूटनीतिक माध्यमों के जरिए से समाधान ढूंढने का प्रयास करें। ये सब मामले आपको देखने को मिलेंगे। अब है कि बातें चल रही हैं, सभी चीजें हो रही हैं, इसका समाधान ढूंढने का बात हो रही है। हिंद महाशक्ति के तौर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। हिंद प्रशांत हम क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें क्वाड देश भी आता है, इसका हिंद प्रशांत क्षेत्र का अलग संगठन आता है। तो यह सब मामले में हिंद महाशक्ति के तौर पर भारत की भूमिका बढ़ जाती है, अपने क्षेत्रीय सीमा के साथ भी, क्षेत्रीय जो विवाद है उसके साथ भी, और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है उस पर जो विवाद है, चीन का प्रतिभुत्व जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके संदर्भ में जो काउंटर करना है, क्वाड जैसी संस्था के साथ जुड़ाव लेकर आना, ये सारे मामले में हिंद महासागर क्षेत्र में आकांक्षा भारतीय योजनाओं का एक हिस्सा के तौर पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल जाता है। ये सब चीजें आपको समझनी होगी, समझानी होगी। वहीं पर के.एम. पनिक्कर जो यहाँ तक कहा कि भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हिंद महासागर के स्वरूप को वास्तविक रूप में भारतीय बनाए रखना होगा, भारतीय कूटनीतिक से संदर्भ स्थापित करने होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने के कथन के अनुसार हिंद महासागर इतर फारस की खाड़ी, मलक्का ट्रेस स्ट्रेट भारत सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना। वहीं उनके बाद के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह इस जरूरत पर जोर दिया। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान का प्रमुख खिलाड़ी बनाना चाहते, और यह बहुत ही भारतीय हित में आवश्यकता भी है। इसी संदर्भ को समझते हुए समझिएगा, हिंद प्रशांत सागर में 2015 में हिंद महासागर क्षेत्र सामुद्रिक सहयोग के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन सागर नाम से दिया गया, और इस समूचे हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग तंत्र, आर्थिक एकीकरण और सशक्त विकास के लिए सतत विकास जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए, और क्या निजी हितों को सामूहिक बेहतर प्रयास करने प्राथमिकता दी गई।
वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें हम, तो हिंद महासागर एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में सामने आया। छोटे छोटे देशों की महत्ता बड़ी है इन क्षेत्रों में। हम मालदीव इकलौता देश नहीं है, इससे रणनीतिक स्थिति लाभ उठा रहा है। हाल ही में भारत नीतिगत विकल्प के लिए आपको देखते होंगे मालदीव के साथ संबंध में कुछ तल्खी आई, भारत मॉरिशस के साथ बेहतर रिश्ते आए हैं, तो इस प्रकार छोटे छोटे राष्ट्र पे आपकी वृद्धि हुई है। वहां पर मॉरिशस में अभी हाल ही में एयर स्ट्रिप की या जेटी मॉरिशस में प्रधानमंत्री जो प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा जो उद्घाटन किया गया, इसी महीने में शुरुआत की। लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु की तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा करेगा। अभी हाल ही में हुती जो आक्रमणकर्ता पर आपको उनको कैद किया गया, उससे वापस लाया गया भारतीय जनसमूह को, तो ये भी आपको एक हिंद महासागर बढ़ती हुई प्रतिरक्षा को दर्शाता है। इसी तरह संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता जहां सुरक्षित, समृद्ध और नियमित संचालित हिंद महासागर क्षेत्र को अस्तित्व में लाता है। भारत हमेशा किसी प्रकार से, मान लीजिए इसके नाम पर बना हुआ है, जैसे दक्षिणी चीन सागर पर दबाव चीन लाता, वैसे कभी भारत इस क्षेत्रों में दबाव नहीं लाता है, इस चीज को समझिएगा। वही फरवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा लक्ष्य 86.5% पर यह अनुमान लगाया जा रहा है। इसके संबंधित आपके आंकड़े देख लीजिएगा यहाँ पीटी फैक्ट के तौर पर। आप चीजें ध्यान रखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है। कुल व्यय और कुल राजस्व के उधार को छोड़कर बीच का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। यह एक संकेतक होता है जो दर्शाता है कि सरकार अपने कर्तव्यों को वित्त पोषित करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रतिशत को व्यक्त करता है और यह 2023 का संशोधित जो राजकोषीय घाटा है, जो 6.4% बजटीय राजकोषीय लक्ष्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। वही केंद्रीय बजट 2023 का जो अंतरिम बजट आया था, जिसमें आपको 2023-24 के राजकोषीय घाटे को लक्ष्य 5.9 लक्षित रखा गया, अर्थात जो पहले जो निर्धारित संशोधित लक्ष्य उससे नीचे है, अर्थात जीडीपी जो 6.4 का संशोधित अनुमान कम है। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है। तो राजकोषीय घाटा कितना है, कुल 94,133 करोड़ रुपया के अधिक है। आपको यह सब आंकड़े दिए गए हैं जो अंतरिम बजट के दौरान मैंने चर्चा भी किया था, इसे एक बार जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त एक पीटी फैक्ट में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कमल किशोर यूएन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। तो चलिए फिर कल हम एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ मिलते हैं। आज का क्वेश्चन आपको यहां से लिखना है, चलिए फटाफट आप इसे चलिएगा। स्पेस कहीं खाली है तो मैं वहां लिख दूं, चलिए यहाँ पर स्पेस खाली है। मनरेगा ला किधर गया जी, चलिए यहाँ पर है, चलिए यहीं पर मैं क्वेश्चन लिख दूं मनरेगा से। क्वेश्चन लीजिए आज का, मनरेगा में मजदूरी वृद्धि के सापेक्ष परिणाम क्या हो सकते हैं। चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि अकुशल श्रमिक के लिए उपलब्ध मजदूरी दर उनके उपभोग के स्तर से कम है। प्रश्न आप दोबारा पढ़ के पॉज करके सुन लीजिएगा, रिप्ले करके सुन लीजिएगा और प्रश्न को बेहतर तरीके से समझिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।